हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग। ये है अपना इतिहास का मॉडल पेपर नंबर 2। जैसा कि अपनी क्लास का जो शेड्यूल रहता है उस शेड्यूल के हिसाब से ये हिस्ट्री की क्लास अब रेगुलरली मिलेगी। कल से हमने शुरू करी है। मॉडल पेपर फर्स्ट हमने कल किया था। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर मॉडल पेपर फर्स्ट दिया हुआ है। आज हम करेंगे मॉडल पेपर सेकंड और इसी कड़ी में हम कंटिन्यू करेंगे। आने वाली हमारी सीरीज इसी प्रकार से जारी रहेगी। और इस जो हमारा जो सीरीज है इसमें सबसे पहले तो हम जितने भी मॉडल पेपर्स हैं वो सारे कंप्लीट मॉडल पेपर्स करेंगे और जिसमें एक्सीलेंट के भी करेंगे, उसके संजीव के भी, हम डेस्क वर्क के जितने भी मॉडल पेपर्स है वो कंप्लीट करेंगे। और पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में इसकी मिलती है हमारी लास्ट शाम को जो क्लास होती है उस क्लास के बाद में। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न कर लेते हैं। लिखा है कि मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों ये इजी प्रश्न है। हमने हमारी लाइव क्लास में और एवरी क्लास में हमने इसको देखा हुआ है कि जो बनावली है, बनावली यानी हरियाणा में पड़ता है बनावली, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल, वहाँ से हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप जो है ये बनावली से प्राप्त हुए हैं। और इसी प्रकार के जो जूते हुए खेत के प्रतिरूप अगर पूछा जाता है तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। धौलावीरा गुजरात में है जो अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। और रोपड़ पंजाब में है, ये भी हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे हड़प्पा कालीन स्थल हुए हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरिसेन निम्न में से किसके राज कवि थे। ऑप्शन ए के चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर है समुद्रगुप्त और फिर है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन स। समुद्रगुप्त जो है ये बहुत ही प्रतापी शासक हुए थे और इनके दरबार में थे हरिसेन जो कि इनके राजकवि थे। और हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी संस्कृत भाषा में। तो एक बहुत ही प्रतिभाशाली जो कवि थे ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि निम्न में से किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। कुषाण शासक, शुंग शासक, मौर्य शासक या सातवाहन शासक। तो सही जवाब है बच्चों सातवाहन शासक। सातवाहन वंश के जो शासक थे जैसे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, तो ये इनको इनकी माताओं के नाम के साथ संबोधित किया जाता था। सही जवाब रहेगा इनका ऑप्शन सातवाहन शासक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अगला चौथा प्रश्न कि प्रसिद्ध यात्री जो बैप्टिस्ट टेवर्नियर कहाँ का निवासी था। ऑप्शन 1 है इटली का निवासी था, ऑप्शन 2 है फ्रांस का निवासी था, 3 है मोरक्को का निवासी था और 4 है इंग्लैंड का निवासी था। तो बच्चों ये फ्रांस का निवासी था जो बैप्टिस्ट टेवर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे। तो कर्नाटक में जो वीर शैव परंपरा का प्रवर्तन किया था उसके प्रवर्तक थे बच्चों शंकराचार्य, रामानुज, सुंदरम या बासवन्ना। तो सही जवाब रहेगा बासवन्ना। बासवन्ना ने ये बासवन्ना जो है ये कलचुरी के राजा के यहाँ पर मंत्री थे और भगवान शिव की आराधना जो है वो करते थे और भगवान शिव के भक्त बन गए थे। इन्होंने क्या किया कि कर्नाटक में वीर शैव परंपरा की शुरुआत की थी। वीर शैव का मतलब होता है भगवान शिव के वीर, और ये चूंकि लिंग धारण करते थे इसलिए इन्हें इनकी जो परंपरा थी उसे लिंगायत भी कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवार किस मत से संबंधित थे। हालांकि हमने इससे रिलेटेड एक प्रश्न कल भी किया था अलवारों से रिलेटेड। तो अलवार जो है ये 6वीं शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में एक प्रकार से भक्ति जो परंपरा थी उसका आगाज इन्होंने किया था और इसको लगातार बनाए रखा था। और दक्षिण भारत में इनके समानार्थक थे नयनार संत। ये जो आलवार संत थे ये तमिल संत और कवि थे जिन्होंने एक इनका काव्य संकलन है जिसका नाम है नल हीरा दिव्य प्रबंधकम, जिसे तमिल वेद के नाम से भी जाना जाता है। ये आलवार जो संत थे इनकी कुल संख्या 12 थी और ये भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे। 12 में से एक महिला संत थी जिसका नाम था अंडाल। तो ये 12 जो है ये जो अलवार संत थे और ये भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे, भगवान विष्णु या नारायण को अपना आराध्य मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कॉलिंस मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई थी। तो राइट आंसर रहेगा बच्चों 1800 ईस्वी में कॉलिंस मैकेंजी ने विजयनगर की यात्रा करी थी। ये एक इंजीनियर और पुरातत्वविद थे और 1800 में इन्होंने हम्पी नाम जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी उसको प्रकाश में लाया था।
और इसके बाद में जो है ये जो कॉलिंस मैकेंजी थे इनका विवरण जो वो प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अगर हम जो गोपुरम है, मंदिरों के बाहर एक तोरण द्वार नुमा आकृति बनती थी, ये गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय विजयनगर के शासक थे कृष्णदेवराय, जो कि एक बहुत ही प्रतापी शासक थे। और विजयनगर का जो तीसरा वंश था, विजयनगर में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें से पहला राजवंश था संगम वंश, दूसरा था सुलु वंश, तीसरा था तुलु वंश और चौथा था अरादिवु वंश। तो तीसरा जो वंश था तुलु वंश, उसके प्रतापी शासक कृष्णदेवराय, इन्होंने जो है वो भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय इनको दिया जाता है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बच्चों जो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता का नाम संगम था, इसलिए उनका वंश जो है वो संगम कहलाता था। दूसरा वंश था वो था, पहला वंश संगम था, दूसरा सुलु वंश था, तीसरा तुलु वंश था और चौथा अरादिवु वंश था। इस तरीके से 4 वंश थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अफ्रीका और स्पेन से निम्न में से कौन सी फसल भारत पहुंची थी? तो बच्चों अफ्रीका से और स्पेन से मक्का जो है ये भारत पहुंचा था, तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन मक्का। बच्चों इसी प्रकार की हमारी ये सीरीज लगातार चलती है। आपको बता दूं मॉर्निंग में हमारी एक क्लास आती है 6 बजे हिंदी कंपलसरी की, 7 बजे हिंदी साहित्य की, उसके बाद में शाम को 6 बजे 6 से 6:30 बजे के बीच में आपको हिस्ट्री की क्लास मिलती है। उसके बाद 7 बजे पॉलिटिकल साइंस की, 7:30 बजे इंग्लिश की और 8:30 बजे ज्योग्राफी की। ये हमारी लगातार सीरीज चलती है, जिसमें फिलहाल हम मॉडल पेपर्स कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कंप्लीट अगर आप नोट्स चाहते हैं तो ओनली 11 रुपए में हम आपको कंप्लीट सब्जेक्ट, पूरे एक सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल कराएंगे। और ये सारे नोट्स आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और एक नंबर मैं आपको देता हूं, उस नंबर पे आप जब हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हमारे लिंक आपको सब मिल जाएंगे। तो नंबर आप नोट कर लीजिए, नंबर है 9079622989। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वहां पर आपको कंप्लीट कोर्सेज भी मिल जाएंगे, पूरा कोर्स, फुल कोर्स आपको ओनली 99 रुपए में, केवल 99 रुपीज में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें कंप्लीट नोट्स हैं, वीडियोस हैं, एमसीक्यूज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है। फुल वैलिडिटी के साथ में आपके एग्जाम तक की आपको वैलिडिटी उसमें मिलेगी। इसके अलावा पीडीएफ के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको उसी नंबर पर जब मैसेज करोगे तो प्राप्त हो जाएगा। हमारी 2 लाइव क्लासेस रहती हैं शाम को 7 बजे और 8:30 बजे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने संभाला था? तो 1857 के आंदोलन की बच्चों अगर बात करें तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में जो है वो इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने तात्या तोपे साहब की मदद से, तात्या तोपे की मदद से यहाँ पर विद्रोह किया था। नाना साहेब बच्चों कानपुर से, इन्होंने नाना साहेब ने कानपुर से इस 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। और नाना साहेब का मूल नाम था धोंदू पंत, है ना, धोंदू पंत। कुंवर सिंह ने बिहार के आरा से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। और वाजिद अली शाह ने अवध से इसका नेतृत्व किया था। तो ये सभी स्वतंत्रता सेनानी और स्थानीय जो विद्रोह हुए थे उनके नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, स्तम्भरारी बंदोबस्त सबसे पहले कहां पे लागू किया गया? तो बच्चों स्तम्भरारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सबसे पहले बंगाल में 1793 ईस्वी में इसे लागू किया था। ये एक राजस्व वसूली का एक व्यवस्था थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो जमींदार थे, स्थानीय जमींदार, उनके बीच में ये लागू किया गया था। और ये बंगाल में सबसे पहले चलाया था। स्तम्भरारी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। कब प्रस्तुत की गई थी? तो दक्कन दंगा आयोग चूंकि एक सूपा गांव था पुणे में, वहां पे एक दंगा फैला था 1875 में। और 1875 में जो ये दंगा फैला था, ये चूंकि जो मारवाड़ी और गुजराती जो जमींदार होते थे उनके खिलाफ, या साहूकार जो होते थे उनके खिलाफ किसानों का विद्रोह था, जिसकी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में 1878 में प्रस्तुत की गई थी। 1875 में आयोग बना था, 1878 में इसकी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी।
नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब है कि महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी, क्योंकि 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तकरीबन 2 दशक वहां पे रहे थे, और जब भारत आए तो यहाँ पे गोखले साहब ने कहा कि भाई एक बार आप भारत भ्रमण कर लीजिए ताकि आपको सही स्थिति का पता चल जाए और आप पूरे देश की जो हालात है उससे वाकिफ हो जाए। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों आपको बता दूं कि भारतीय संविधान सभा का जब गठन हुआ था और इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय चूंकि सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बनाया था। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया था। और यही राजेंद्र प्रसाद जब देश आजाद हुआ तो 24 जनवरी यानी 26 जनवरी से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति बने, जो कि 10 वर्षों तक 2 कार्यकाल तक लगातार ये जो 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इसके बाद में संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को, 2 दिन के अंतराल पर होती है। पहली 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पढ़ा था। डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे और 1964 तक देश का नेतृत्व इन्होंने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी के बाद में देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, जो 1964 से 1966 2 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। और इनके कार्यकाल में एक समझौता हुआ था जिसे हम ताशकंद समझौते के नाम से जानते हैं। बच्चों ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे। आइए जल्दी से कर लेते हैं कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है कि शिल्पाधिकारम भाषा का महाकाव्य तो है तमिल भाषा का महाकाव्य है। फिर है कि एक प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है, तो वो है बहुपत्नी प्रथा। फिर है कुंती और निषादी नामक लघु कथा की रचना किसने की थी? तो महाश्वेता देवी ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है भोपाल के नवाब शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगायत के अनुयायी वीर शैव और बासवन्ना के अनुयायी वीर शैव और लिंगायत कहलाते थे। मैंने कहा ना जो लिंग धारण करते थे इसलिए इन्हें लिंगायत कहते हैं। और चूंकि ये भगवान वीर शैव का मतलब होता है भगवान शिव के वीर। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। 1336 में हुई थी। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने करी थी। तो 1300 वाला सन जो था वो अगली एक शताब्दी हमेशा एक आगे मानी जाती है, तो 14वीं शताब्दी थी। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में हरा करके बाबर पहला मुगल बादशाह बना था, तो इसने इब्राहिम लोदी को हराया था। लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर भारत का पहला मुगल बादशाह बना था। तो बच्चों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज की इस क्लास में किए हैं। और इसके जो बड़े प्रश्न हैं जो लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक, उन प्रश्नों की सीरीज को हम जब इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आज के इस क्लास को कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा क्लास को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ आपके जो साथी हैं, जो मित्र हैं, उनके साथ इस क्लास को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को देख करके लाभान्वित हो सकें। हमारी अगली क्लास शाम को मिलेगी 7 बजे, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का हम मॉडल पेपर जो है उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसको हल करेंगे। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी 7:30 बजे इंग्लिश की। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी बच्चों 8:30 बजे ज्योग्राफी की। तो आइए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।